हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए आज हम सब देखते हैं संस्कृत का ओल्ड पेपर जो एमपी टेट में पूछा गया था। इसलिए संस्कृत ऐसी भाषा है कि ध्यानपूर्वक सुनना है और उसका अर्थ समझना है। इससे आपको बहुत अनुभव प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी टेट का पेपर होने के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप ओल्ड पेपर ज़्यादा देखें। इसी में आपको बहुत अनुभव प्राप्त होगा और पेपर करने में आसानी मिलेगी। तो इस संस्कृत भाषा का हम लेकर आज उपस्थित हुए हैं। चलिए आज हम सब लोग देखते हैं कैसा पेपर आया था 2011 का एमपी टेट का। जैसा कि इसमें लिखा है 1948 ईसवीय संवत्सरे आंग्ला नाम। 1948 ये डेट आपको ध्यान देना है, आगे आंसर देना होगा। इसलिए अंतिम प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन चक्रवर्तीनम श्री राजगोपालाचार्यम आंग्ल साम्राज्य प्रतिनिधि रूपेण संस्थाप्य स्वदेशम प्रतिनिवृत्ति। देखिए, प्रतिनिवृत्ति का मतलब छोड़कर चले गए। शुरू से देखते हुए 1948 ईस्वी के समय आंग्ला नाम में यानी अंग्रेज अंतिम प्रतिनिधि, जो अंग्रेज़ों के अंतिम प्रतिनिधि थे वो कौन थे? आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंग्रेज़ों के अंतिम प्रतिनिधि जो आए थे बनकर, इसको हम जो है इतिहास में वायसराय बोला करते हैं। इसके बाद चक्रवर्तीनम राजगोपालाचार्यम आंग्ल साम्राज्य प्रतिनिधि रूपेण संस्थाप्य स्वदेशम प्रतिनिधि। इसके बाद क्या हुआ? जब वो अंतिम वायसराय थे 1948 के समय में, अंग्रेज़ों के अंतिम प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे भारत के हैं। आंग्ल साम्राज्य प्रतिनिधि रूपेण अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो गए स्वदेशम प्रतिनिवृत्ति, और वे लोग अपने देश के लिए चले गए, यानी आज़ाद हो गया जब, तो वो इनको जो है अंग्रेजी साम्राज्य का स्थापित करके, यानी इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर वो अपने देश वापस लौट गए। इसके बाद क्या हुआ? 1950 ईस्वी संवत्सरे संविधानस्य निर्माण कार्य परिसमाप्ते। जो हमारा संविधान का कार्य था वो 1950 में परिसमाप्त यानी समाप्त हो गया। भारतम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र जातम, और भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। देखिए, जो संविधान को निर्माण करने में जो समय लगा था वो लगा था आपका 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन आपका कुल समय लगा था। लेकिन जो है ये हमें बोला है कि 1950 में कार्य समाप्त हो गया था भारत संविधान बनने का, तो हमको इसी के आंसर देना है। भले आपको ये पता हो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, वो बात अलग है, लेकिन हमें सिर्फ गद्यांश में आंसर ढूंढना है। इसलिए अगला है आपका श्री राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथमो राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। निर्वाचित होते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। आंग्ला नाम स्थानेषु सर्वत्र भारतीय का मतलब है कि अंग्रेज़ों के स्थान पर सभी भारतीय अधिकारिणः संस्थापित है, अधिकारी के रूप में स्थापित हो गए हैं। अगला है आपका स्वतंत्र भारतीय नृपाणाम राजानाम च समस्या नितरा जटिला आसीत, यानी स्वतंत्रता के समय भारत के जितने राजा थे, चा माने और, समस्या नितराम यानी सभी समस्याओं को निपटने के लिए, जटिल से जटिल समस्या को निपटने के लिए इकट्ठा हुए। भारतस्य महीयान भूभागो राज्येषु विकीर्णः विभक्त, यानी भारतस्य इतना बड़ा भारत महीयान भूभाग, महान भूभाग में जो फैला था उसको विभक्त होना नहीं था। इसलिए राज्यानाम संख्या अपि षट् शतक परिमिता, यानी राज्यों की संख्या जो उस समय थी 60 शतकम परिमिता 600 अभवत, 600 राज्यों को मिलाकर। अर्थात इसका तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि राज्यानाम संख्या अपि
षट्शतकः परिमिता अभवत्, यानी हमारा स्वतंत्र पूर्व भारत प्रायशः, यानी स्वतंत्रता के पूर्व हमारी 600 विरासतें लगभग थीं। ये इसके कहने का तात्पर्य है। श्री वल्लभ भाई पटेल महोदयस्य भगीरथः प्रयत्नेन नीतिचातुर्येण च सर्वे नृपा भारते सम्मिलिता अभवन्। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य है, श्री वल्लभ भाई पटेल महोदय भगीरथ प्रयत्नेन, इनके अथक प्रयास से, नीति चातुर्य, इनकी नीतियों की चतुराई के कारण, सभी नृपास यानी सभी राजा भारते सम्मिला, सभी राजा भारत में सम्मिलित हो गए इनकी नीतियों की चातुर्यता देखकर। किनकी? श्री वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही राजनीतिज्ञ थे और सभी इसमें एकता जुटाने की इनमें ताकत थी, इसलिए इन्होंने भारत की आज़ादी के पहले ही एकता जुटा रहे थे। वही इनका कथन है, समस्त भारतम अष्टविंशति राज्येषु विभक्तम अस्ति, यानी जो समस्त भारत था, अष्टविंशति का मतलब होता है, अष्ट माने 8, 20 माने 20, 20 8 28, राज्येषु विभक्तम यानी 20 राज्यों 28 राज्यों में विभक्त हो गया। अगला है राज्यानाम प्रधाना, जो राज्य का प्रधान होता है वो कौन होता है? इसके आगे पढ़ते हैं, राज्यानाम प्रधाना है क्या है? राज्यपाल कथ्यते, जो राज्य का प्रधान होता है राज्यपाल कहलाता है। राष्ट्रपति तेषां नियुक्तिम करोति, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। राज्येषु अपि शासनम, जो राज्य का जो शासन होता है केंद्र होता है। मंत्रिपरिषदायतम भवति, प्रधान सर्वोपरि मंत्री मुख्यमंत्री इति, यानी जो राज्य के शासन का जो केंद्र होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अब क्वेश्चन आपको इस पूरे जो आपका उपर्युक्त गद्यांश है, यहाँ से ये पूरा जो है इसको देखते हुए आपको आंसर देना है। इसमें जितने आपको पढ़े हैं उसी से आंसर निकाल के आपको यहाँ पर देना है। इसलिए 31 जो नंबर का क्वेश्चन है वो आपको बताना है, स्वतंत्रता पूर्वम भारते प्रायशः कति राज्याणाम आसान। आपने ऊपर देखा है कि जो आपको बताया गया कि स्वतंत्रता के पहले कुल कितनी विरासतें थी, कहने का मतलब तो 600 परिमिता 600 थी, आपने ऊपर पढ़ा भी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 600। अगला है संप्रति भारते कति राज्याणाम सन्ति, संप्रति भारते कति राज्याणाम सन्ति, संप्रति भारते यानी पूरा हमारा भारत आज़ादी के बाद फिर कति राज्याणाम सन्ति यानी कितने राज्यों में विभक्त हुआ था, तो भी आप जानते हैं 28 राज्यों में विभक्त हुआ था। अष्टविंशति राज्य विभक्त है, पीछे लिखा था, आप देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, आंग्लानाम अंतिम प्रतिनिधि यह आसीत, अंग्रेजों का अंतिम प्रतिनिधि कौन था? आप जानते हैं अंग्रेजों के अंतिम प्रतिनिधि थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से निर्माण कार्य कदा समाप्तम, यानी भारत संविधान का निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ था? ऊपर लिखा है कि 1950 में समाप्त हुआ था। देखिए, हम आपको एक जानकारी बता दें कि जो समय लगा था वो आपको बता ही चुके हैं कि 2 साल 11 माह और 18 दिन ये लगे थे। लेकिन हम आपको बता दें कि जो इसको बनाने में कुल खर्चा लगा था वो आपको लगा था लगभग 64 लाख रुपए, लगभग 64 लाख रुपए लगा था। ठीक है, ये जानकारी के लिए आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान से निर्माण कार्य कदा समाप्तम, 1950 से आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल से नियुक्ति कह करोति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपने ऊपर पढ़ा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करोति, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्य गद्यांशम शीर्षक भवति शक्यते, यानी इस गद्यांश में क्या शीर्षक हो सकता है? इसके में क्या बताना है? प्राचीन भारत होगा
या आधुनिक भारतम होगा, या परतंत्र भारत होगा, या भारत शास्य का यानी भारत के शासन की चर्चा की गई है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति आसीत्। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के जो आपके राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कैसे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए थे? गद्यांश में यहाँ पर लिखा है श्री जवाहरलाल नेहरू। अगला आपका है, ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसके अर्थ बताने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आपत्सु मित्रम जानियात युद्धे शूरम ऋणे शुचिम, यानी आपत्सु का मतलब होता है आपत्ति के समय, मित्रम माने मित्र को, जानियात माने जानना चाहिए, यानी जब आपको आपत्ति आती है तो फिर आपको मित्रों की सहायता पड़ती है, इसलिए मित्र को सही पहचानने का सबसे बड़ा समय होता है आपत्ति। आपत्ति के समय मित्र को हमें जानना चाहिए। फिर अगला क्या है, युद्धम शूरम ऋणे शुचिम। युद्धम शूरम का मतलब होता है शूरवीरों की पहचान कब होती है युद्ध के समय। जब युद्ध होगा तभी शूरवीर अपनी क्षमता और कला का प्रदर्शित करके युद्ध को जीतेगा, इसलिए उसका परीक्षण जब होता है तो युद्ध के समय शूरवीर की परीक्षा होती है। अगला फिर आपका दिया है ऋणे शुचितम। शुचितम का मतलब यहाँ पर होता है ईमानदार। शुचितम का मतलब ईमानदार होता है, इसलिए ऋण के समय जब किसकी परीक्षा की जा सकती है? ईमानदार व्यक्ति की परीक्षा ऋण के समय यानी कर्ज के समय की जाती है कि वह कितना ईमानदार है। अगला है आपका भार्याम क्षीणेषु वित्तम, यानी जब आपकी पत्नी और आप होते हैं और आपका धन खत्म हो जाता है उस समय, क्षीणेषु का मतलब होता है यहाँ क्षीण हो जाना यानी धन खत्म हो जाना। अगला है भार्याम माने होता है पत्नी। भार्याम माने होता है दोस्तों पत्नी, और वित्तेश का मतलब भी होता है आपका धन, और क्षीणेश का मतलब जब उसका क्षरण हो जाए यानी खत्म हो जाए, इसलिए होता है। अगला है आपका, तो इसका अर्थ बताना है कि इसकी जो अपनी पत्नी की जो परीक्षा लेना चाहता है वो धन के खत्म होने के बाद ही ले सकता है। जब आपके पास धन नहीं रहेगा तो आपकी पत्नी आपका कितना साथ देगी ये आपको वही वक्त बताएगा। इसलिए भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु यानी भार्या की जो परीक्षा होती है वो वित्त विहीन होने के बाद पता चलता है। अगला है व्यसनेनु च बंधवान, यानी व्यसनेनु का मतलब होता है संकट। व्यसनेनु का मतलब होता है संकट। संकट के समय में च बंधवान यानी अपने बंधुओं, रिश्तेदारों, भाईचाराओं का परीक्षण लिया जाता है। जब आपके पास संकट आ जाएगा तो आपको साथ देने वाले, भाईचारा निभाने वाले रिश्तेदार हों या परिवार हो, वो आपका कितना आपके साथ खड़ा है ये तो वक्त ही बताता है। इसलिए हमें कुल मिलाकर ये सीखना है, आपत्सु मित्रम जानियात, यानी आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा लेनी चाहिए या आपत्ति के समय मित्र को जानने का पहचान करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शूर्यम युद्ध है, युद्ध के समय सूर्य की पहचान होती है। ऋण शुच्यम, ऋण यानी कर्जा के समय ईमानदार व्यक्ति की पहचान होती है। भार्याम क्षीणेषु वित्तम, यानी जब आपके पैसा नहीं होता तब आपका पत्नी आपका कितना साथ दे रही है ये परीक्षण आपका वित्त विहीन होने पर पता चलता है। व्यसनेनु च बंधवान, यानी आपके संकट के समय आपके बंधवान यानी बांधो भाई, भाईचारा, रिश्तेदार, परिवार कितना आपका साथ देते हैं, ये इसका अर्थ निकल रहा है। अगला जो आपका है न सभा नशा सभा यत्र न संति वृद्धा। देखिए न माने होता है नहीं, सा माने होता है वह सभा,
सभा, यत्र माने जहाँ, न माने नहीं, संति माने होता है वृद्ध। वह सभा नहीं होती है जहाँ वृद्ध नहीं होते हैं, यानी उस सभा को सभा नहीं कहा जा सकता जहाँ वृद्ध। वृद्ध का तात्पर्य यहाँ होता है दोस्तों अनुभव, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति। देखिए जो वृद्ध होगा उसके पास अनुभव जरूर होगा, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो है जिनके पास एक सेकंड, जिनकी सभा में वृद्ध लोग या अनुभवी लोग नहीं होते हैं वो सभा किसी काम लायक नहीं होती है। अगला है आपका तेन वृद्धा। तेन वृद्धा यानी वे अनुभवी लोग नहीं हैं। कौन? ये न वदति धर्म है, यानी जो धर्म के बारे में, वदति माने बोलना होता है, जो धर्म के बारे में हमको ना बोलें, इसलिए वो अनुभवी लोग भी किसी काम के नहीं हैं जो हमें धर्म ना सिखा सके, धर्म के बारे में बोल ना सकें। अगला है आपका नासौ धर्म यत्र न सत्यमस्ति, अर्थात इसका मतलब होता नासौ माने नहीं, सह माने वह, धर्म माने धर्म, यत्र माने जहाँ, न सत्यमति जब वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य की परमति यानी सत्य ना हो सके। जहाँ जिस धर्म में सत्य नहीं है वो धर्म किस बात का। अगला आपका है न तत् सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम, अर्थात इसका मतलब ये है कि नत माने नहीं, तत् माने वहाँ, अर्थात सत्यम माने सत्य, यच्छलेन। देखिए यहाँ पर छलेन शब्द आ रहा है। छलेन का मतलब होता है छल यानी कपट, छल यानी कपट। वह सत्य नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं, यानी जो कपट से पूर्ण हो सत्य वो सत्य कैसे हो सकता है। इसलिए अगला आपका पढ़ना पड़ेगा आपको चंदनम शीलम लोके चंदना अपि चंद्रमा। चंदनम शीतले लोके माने संसार, लोक माने संसार होता है, शीतलम माने होता है ठंडा, अर्थात संसार में सबसे ठंडा चंदन को माना गया है। लेकिन चंदनादपि चंद्रमा, यानी चंदन जो होता है वो चंद्रमा से अधिक ठंडा नहीं होता है, चंद्रमा से अधिक शीतल नहीं होता है। इसलिए अब अगली लाइन में क्या है, चंद्र चंदन योर मध्य, चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधन संगति, यानी चंदन और चंद्रमा के मध्य की जो तुलना की जाती है वो शीतलाम साधन संगति, यानी साधुओं की यानी अच्छे लोगों की संगति से भी हम शीतलता प्रदान कर सकते हैं। यानी चंदन और चंद्रमा के जो मध्य होता है शीतलता का प्रेम, वो अच्छी संगति से भी होता है। इसलिए आप अच्छी संगति कर रहे हैं तो भी आप चंद्रमा से अधिक शीतलता आपको प्रदान होती है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई अर्थ छिपे होते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अगला है आपका पैराग्राफ यस्यास्ति वित्तम सह नरकुलः, यानी यस्यासि माने होता है जिसके पास, वित्तम माने होता है पैसा यानी धन, सह नर कुलीन जिसके पास पैसा होता है धन होता है वह नर वह इंसान कुलीन होता है। सह पंडित है वह पंडित भी होता है। सह श्रुतवान वह अच्छा श्रुतवान भी होता है। गुणज्ञ सभी गुणों से भरा भी होता है। इसका मतलब जिसके पास धन है वह कुलीन होगा, वह पंडित होगा, वह श्रुतवान होगा, वह गुणज्ञ होगा। अगला आपका है सह एव वक्ता च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रते, अर्थात सह एव वक्ता वह एक वक्ता भी है, च दर्शनीय अर्थात और दर्शन है, अर्थात सभी अच्छे गुण धन पर आश्रित हैं। ये देखिए नीचे लिखा है, जो व्यक्ति के पास धन होगा तो आप जानते हैं वह नर कुलीन भी होगा, पंडित भी होगा, श्रुतवान भी होगा, सभी गुणों से भरा होगा, वह एक अच्छा वक्ता भी होगा, वह दर्शनीय भी होगा।
और सर्वे गुणा कांचनम आश्रिते, कांचनम का मतलब यहाँ पर होता है धन। इसका मतलब सभी गुण कांचनम आश्रिते, सभी ये उपर्युक्त जितने गुण बताए गए हैं नरक व्यक्ति के, वो किस पर आश्रित होते हैं? धन पर आश्रित होते हैं। इसलिए आज के टाइम में पैसा है तो सब कुछ है आपका समाज में। अगला है आपका, देखिए इसी से हमको अब जो है छांट कर आंसर देना है। जो ये आपका पैराग्राफ है ये संस्कृत भाषा का, इसी से हमको अब अगले क्वेश्चन देना है। जैसे हम पीछे गद्यांश का दिए थे वैसे आपको देना है। अब जल्दी जल्दी हमको देना है। पैराग्राफ हम समझ लिए हैं। कह नरः कुलीन पंडितः श्रुतवान गुणज्ञ च भवति, अर्थात वह नर कैसा कुलीन पंडित श्रुतवान और गुणज्ञ हो सकता है जिसके पास क्या होता है? यश वित्तम अस्ति, जिसके पास धन होता है। सर्वे जना किम आश्रिते, यानी सभी जन किम आश्रिते, किस पर आश्रित होते हैं? कांचनम माने धन पर आश्रित होते हैं। अगला है आपका दर्शनीय इति पदे प्रकृति प्रत्यय स्तः, यानी दर्शनीय इति पदे प्रकृति, यानी इस दर्शनीय पद में कौन सी प्रत्यय प्रकृति शामिल है? देखिए दर्शनीय का मतलब होता है देखने योग्य, तो दर्शनीय को हम देखते कैसे हैं? दर्शन को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? दृश्य बोलते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। दृश्य, यहाँ पर दृश्य है, आगे कहीं दृश्य नहीं है, इनमें भी दृश्य नहीं है, इसलिए दृश्य प्लस अनियर होगा। अनियर इसका प्रत्यय होता है, इसलिए आपको जो सही विकल्प होगा बी होगा। अगला है आपका क्षीणेषु वित्तेषु का जानीयात, समझ रहे हैं? क्षीणेषु वित्तेषु का जानीयात, अर्थात जब आपका धन क्षीण हो जाता है तब किसकी परीक्षा, किसको जानने पहचानने का आपको मौका मिलता है? भार्याम, पत्नी का साथ। वह पतिव्रता रहते हुए हमारा साथ देती है या नहीं, ये धन खत्म होने के बाद उसकी असली परीक्षा का जो है समय आता है। अगला प्रश्न है आपका, ये धर्मम न वदति ते भवन्ति, ये धर्म न वदन्ति, यानी ये धर्म नहीं हो सकता। न वदन्ति, जो नहीं बोलते हैं, कौन? वृद्धः। क्या होगा इसका सही आंसर? वृद्धः। अगला प्रश्न है आपका, यच्छलेनाभ्यपेतम, जी सॉरी एक सेकेंड, यच्छलेनाभ्यपेतम अस्य संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद हमको बताना है। ठीक है, संधि विच्छेद हमको बताना है किसमें? यच्छलेनाभ्युपेतम, इसमें आपको संधि बताना है। कौन सी संधि है? यच्छलेनाभ्युपेतम, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ ना से शुरू किया है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला है यच्छलेनाभ्युपेतम, ये भी नहीं होगा। यच्छल, ये भी तो और नहीं होगा। यच्छलेन अभ्युपेतम, सही ऑप्शन आपका डी होगा। यच्छलेन अभ्युपेतम, यानी जिनके मन में छल भरा रहता है। अगला आपका है चंद्रनाथ अपि अधिक शीतल कह वर्तते, यानी इसका सही जो आंसर होगा चंद्र होगा, यानी चंद्र जो है अधिक शीतल होता है चंदन से। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषायां शिक्षणं कथं भवेत्, यानी जो संस्कृत भाषा का शिक्षण होता है वो किस प्रकार का होता है? संश्लेषणात्मक, सरल से कठिन की ओर, सरलताम कठिनम प्रति, कठिनात सरलम प्रति, स्थूलतम सूक्ष्म प्रति, अर्थात संस्कृत भाषा का शिक्षण जो होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है। यही इसका सही ऑप्शन है। अगला विकल्प है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति वर्तते, इसका मतलब यह है कि व्याकरण शिक्षण की जो नई रीत होती है वो कैसी होती है, ये आपको बताना है। अनुगमन रीति या समवाच रीति या पाठ्यपुस्तक रीति या उपर्युक्त सर्वा रीति, यानी व्याकरण शिक्षण जो है बताना है कौन सी रीत होती है? पाठ्यपुस्तक रीति। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत शिक्षण से प्राचीना प्रणाली अस्ति, जो संस्कृत शिक्षण का प्राचीन जो प्रणाली है वो कैसी थी? पाठ्यपुस्तक थी या पाठशाला विधि थी या उपर्युक्त सर्वा
प्रणाल्य होती है। कौन सी रीति होती है? यानी शिक्षक संरक्षण प्राचीन में, इसमें प्राचीन के लिए पूछा है, इसके लिए इसका सही आंसर होगा पाठशाला विधि। पाठशालाओं में के हिसाब से इसका शिक्षण विधि प्राचीन काल में होता था। अगला प्रश्न है आपका, कक्षाभिनय रीतो या प्रक्रिया भवति सः, यानी कक्षाभिनय यानी कक्षा में जो अभिनय होता है किस रीत प्रक्रिया से होता है? बालकः नाट्यपात्राणाम् अभिनयं कुर्वन्ति, ये नहीं हो सकता है। अगला है शिक्षकस्य कार्यभारं न्यूनतः, शिक्षक के कार्यभार कम नहीं करेगा। शिक्षकः कथायां पात्रानुसारं व्याख्यां करोति, ये सही इसका है। कक्षा का जो अभिनय होगा वो पात्र के अनुसार और कथा के अनुसार ही होगा। सही ऑप्शन यही है आपका। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषाया शिक्षणे प्रथमा कौशलम, संस्कृत भाषा का जो प्रथम कौशल होता है वो क्या होता है? सुबोपल यानी सुनना होता है। अगला है आपका, शिक्षणम इति पदस्थ यह अर्थ अस्ति, अर्थात शिक्षणम इति पद, शिक्षणम का जो पद है इति पद में कौन सा अर्थ निकल रहा है? लालनम, प्रेरणम, बोधनम, ज्ञानस्य परिक्रमणम, अर्थात बोधनम होगा। जो शिक्षण पद्धति होगी उससे हमें यही अर्थ लेना चाहिए, बोध होना चाहिए बच्चे को शिक्षण से। अगला आपका प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषा शिक्षण से यत प्रथमम उद्देश्यम भवति, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? सांस्कृतम होता है या ग्रहणात्मकत्व होता है या कलात्मकत्व होता है या अभिव्यक्तित्व होता है? इसका मतलब संस्कृतम होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य होता है कि आप संस्कृति सीखें पहले। अगला है आपका प्रश्न, यदा छात्रः कक्षायां गृहकार्यं न कृत्वा गच्छति तदा शिक्षकेण किं कर्तव्यम् अस्ति, यानी यदा माने यदि छात्रम कक्षायां गृहकार्यं कृत्वा यानी करके आगच्छति माने आता है, यानी जो हमारा बालक है वो कक्षा में गृह कार्य करके नहीं आता है, नम कृत्वा नहीं करके आता है, तब शिक्षक क्या करेगा? तस्य कारणम जाने तो प्रयास है, ठीक है। अगला क्या है, छात्रम दंडम दत्वा, ये नहीं होगा, दंड नहीं देना है। प्रधानाध्यापक प्रसिद्ध, प्रधानाध्यापक के पास भी नहीं भेजना है। ना किमपि करणीयम, क्यों नहीं कारण जानेगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयासः कर्तव्य है। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा नायक रीते यह लाभ वर्तते सः, यानी कक्षा नायक यानी कक्षा का जो नायक होता है उससे क्या लाभ होता है? कक्षा का नायक जो होता है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है शायद कि कक्षा का नायक को अगर बनाता है तो उससे क्या लाभ होता है? कक्षा का नायक होता है तो उसको क्या बोला जाता है? मॉनिटर, मॉनिटर ही बोला जाता है, सही है, मॉनिटर। तो जब मॉनिटर किसी टीचर बना देता है बच्चे को तो उससे क्या होता है? छात्राणाम अनुशासन लाभः शिक्षकस्य कर्तव्य, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन इसका यही होगा, छात्राणाम अनुशासन लाभः, छात्र अनुशासन में रहेंगे क्योंकि एक मॉनिटर नियुक्त कर दिया गया है, वही कक्षा का अभिनय यानी कक्षा का नायक होता है। अगला आपका है 55वां नंबर प्रश्न, क्या बोलता है आपका, कः रीति वर्तते यस्य छात्रा चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरायण, यानी जो छात्र चित्र देखकर प्रश्न को हल करने या उत्तर देने का प्रयास करता है उसको क्या कहते हैं? निगमन रीति नहीं, प्रश्नोत्तर रीति नहीं, चित्र रीति, बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि चित्र को ही देखकर वो प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। अगला आपका प्रश्न है, भाषायां शिक्षणेन केंद्रम भवति, जो भाषा शिक्षण का होता है वो केंद्र क्या होता है? वो होता है पुस्तकम नहीं, बालक होता है। बालक को भाषा का शिक्षण केंद्र माना जाता है। अगला है आपका, व्याकरणस्य शिक्षणस्य यानी व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्यम वर्तते, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है? लेखन सौंदर्यम नहीं, भाषा दोषाणाम ज्ञानम, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, भाषा का दोष ज्ञान जानेंगे हम, जानने की इच्छा करेंगे। ज्ञानम का मतलब होता है जानना, इसलिए सही विकल्प भी है।
अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ते साधनम वर्तते। मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है? चर्चा परिचर्चा, हाँ ठीक है, ये भी होता है। कथा कथनम, ये भी होता है। और कविता या पाठकरणम, ये भी होता है। उपर्युक्तानि सर्वाणि, यही है आपका, उपर्युक्त सभी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषाया पठन समयम चेत छात्र। चेत का यहाँ मतलब होता है दोस्तों चेतना, स्मरण, विवेक। अशुद्धम उच्चारणम करोति, यानी कोई छात्र अगर धोखे से भूल कर विस्मरण होकर वो नहीं अगर उत्तर सही दे पाया है तो आप क्या करेंगे? छात्रम शुद्धोच्चारण निर्देशयम, नहीं, छात्र को सही उच्चारण करने के निर्देश नहीं देना है। शुद्धोच्चारणाय वारम वारम लेखनम करणीयम, इसका ये भी लिखने के लिए आप नहीं बोलेंगे। अगला है आपका शुद्ध उच्चारणाय वारम वारम अभ्यास करणीय, यही होगा। इसका शुद्ध उच्चारण बार बार अभ्यास करवाना है उसको, जब तक वो बोलना सीख ना जाए, उच्चारण जब तक करना सीख ना जाए तब तक उसको बार बार अभ्यास कराना है, बोल बोल के क्लास में। इसलिए सही ऑप्शन इसका होगा सी। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षाया कृते समाजे औपचारिकम साधनम यत वर्तते। इसका मतलब शिक्षा कृत समाज में औपचारिक शिक्षा का साधन क्या हो सकता है? इसका मतलब समाचार नहीं हो सकता है, ग्रहण भी नहीं होगा, चलचित्र भी नहीं होगा, विद्यालय होगा। ये आपका सही आंसर है। दोस्तों ये रहे आपके 60 सवाल, और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताने का कृपा करेंगे। और इसी तरह हम आपको MP टेट के प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ओल्ड पेपर और न्यू पेपर और कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर। थैंक्स दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? जैसे ही ये लगा हो वैसे आप तुरंत कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसको बहुत बेनिफिट आपको होगा। आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं जाने वाला, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।